हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका एक बार फिर लाइफस्मिथ के आपके अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आनंद द्विवेदी और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सिविक्स के चैप्टर 2 का अगला लेक्चर। चैप्टर का नाम होगा कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। यानी कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन में हम लोग आज चौथा लेक्चर देखेंगे। इसके पहले 3 क्लासेस हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। उम्मीद है कि आप सब ने इसको बेहतर ढंग से समझ लिया होगा। तो फटाफट देख लेते हैं कि आज के लेक्चर में हम लोग किन किन टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। तो हमने अब तक इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है, साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन को हमने पढ़ लिया है, कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता हमें क्यों होती है ये हमने समझ लिया, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इस प्रोसेस को हमने समझा है। आज जो हम लोग जिस टॉपिक को कवर करने वाले हैं वो टॉपिक होने वाला है गाइडिंग वैल्यूज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी वे कौन से वैल्यूज हैं जिसका इस्तेमाल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने में किया गया है। तो आइए चलते हैं कंटेंट पर। व्यूज ऑफ प्रोमिनेंट लीडर्स का व्यूज। पिछले क्लास में आपने महात्मा गांधी के व्यूज को देखा था और आज हम क्लास को शुरू करते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के व्यूज से। जैसा कि आप जानते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जनक कहा जाता है, यानी फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ऑफ कोर्स इनकी जो विचारधाराएं होंगी, भीमराव अंबेडकर की जो विचारधाराएं होंगी, उनका बहुत बड़ा रोल होगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर played a crucial role in the making of constitution, but he had a different understanding of how inequalities could be removed. इनइक्वालिटी को लेकर के भीमराव अंबेडकर काफी सेंसिटिव थे। आपको पता होना चाहिए कि उन्होंने आजादी की लड़ाई के समय में भी डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन नाम की संस्था बनाई थी और हमेशा उन्होंने दलितों के लिए आवाज उठाया, हमेशा वो दलितों के लीडर बने रहे हैं। तो समाज में जो इनइक्वालिटी देखने को मिल रही थी, इस इनइक्वालिटी को लेकर के भीमराव अंबेडकर ने काफी चिंता जाहिर की है कि कैसे इसे रिमूव किया जा सकता है। तो इनका जो व्यू था इसको लेकर के वो अलग था। He often bitterly criticized महात्मा गांधी। भीमराव अंबेडकर महात्मा गांधी को कई बार बिटरली क्रिटिसाइज करते थे। क्रिटिसाइज करने का मतलब होता है आलोचना करना, विचारों का आलोचना करना। यानी भीमराव अंबेडकर महात्मा गांधी के सारे विचारों से सहमत नहीं थे, उनके विजन से सहमत नहीं थे। इन दिस कंक्लूडिंग स्पीच ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली he stated his anxiety very clearly। भीमराव अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था। उस क्रम में उन्होंने एक स्पीच दिया था और उस स्पीच में इन्होंने अपनी एंजाइटी को क्लियरली एक्सप्लेन किया है। आइए देखते हैं क्या कहना था भीमराव अंबेडकर जी का। ऑन 26 जनवरी 1950, लेट मी चेंज द कलर ऑफ द मार्कर। On 26 January 1950, we are going to enter a life of contradiction। भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि आज 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 के दिन हम लोग कॉन्ट्रेडिक्शन के लाइफ में एंटर करने जा रहे हैं। मतलब वी आर गोइंग टू एंटर इन अ लाइफ ऑफ कॉन्ट्रेडिक्शन। कॉन्ट्रेडिक्शन का मतलब होता है विरोधाभास, यानी एक ऐसा सिचुएशन जो रियलिटी से काफी डिफरेंट हुआ करता है, कॉन्ट्रेडिक्ट करता है, विरोध करता है। इन पॉलिटिक्स वी विल हैव इक्वलिटी। भीमराव अंबेडकर का कहना है कि पॉलिटिक्स में इक्वलिटी होगी। इन सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ वी विल हैव इनइक्वलिटी। यानी समाज में और सोशल लाइफ में और इकोनॉमिक लाइफ में, सोशल लाइफ और इकोनॉमिक लाइफ, इन दो क्षेत्रों में क्या रहेगा? इनइक्वालिटी रहेगा। यानी समाज में सभी लोग एक बराबर नहीं हो पाएंगे, आर्थिक रूप से सभी लोग एक समान नहीं हो पाएंगे। और बिल्कुल ये सही बात आज भी हम आप महसूस कर सकते हैं। क्या आज हमारे समाज में आर्थिक रूप से सब लोग एक बराबर संपन्न है क्या? बिल्कुल नहीं है। कुछ लोग बहुत गरीब हैं, कुछ लोग बहुत अमीर हैं।
समाज में भी लोगों के रुतबे अलग अलग हैं, कुछ लोगों का समाज में स्थान बहुत बड़ा है, कुछ लोगों का कम है, लेकिन हाँ ये बात तय है कि कानूनी तौर पर हम सभी एक बराबर हैं। जब हम कानून के सामने जाएंगे, किसी मुकदमे की बात होगी, किसी जुडिशियल मैटर की बात होगी, तो वहां जो हमारी जुडिशियरी है वो भेदभाव नहीं करेगी। हमें वोट देना है, कोई भेदभाव नहीं होगा। हमें इलेक्शन में कंटेस्ट करना है, कोई भेदभाव नहीं होगा। इसी बात को यहाँ भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि आपको पॉलिटिकल लाइफ में इक्वलिटी तो होगी, लेकिन सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ में, यानी सामाजिक और आर्थिक जीवन में समानता नहीं बल्कि असमानता ही रहेगी। लेट्स मूव अहेड। In politics, we will be recognizing the principle of one man, one vote and one value. यानी पॉलिटिक्स में हर व्यक्ति का एक वोट होगा और उस एक वोट का एक वैल्यू भी होगा, यानी बराबरी का सिद्धांत रहेगा। बट इन आवर सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ वी शैल बाय रीजन ऑफ आवर सोशल एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर कंटिन्यू टू डिनाई द प्रिंसिपल ऑफ वन मैन वन वैल्यू। यानी सोशल लाइफ में, इकोनॉमिक लाइफ में हम लोग डिनाई करेंगे, यानी लोगों को, भारत के नागरिकों को सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में इक्वलिटी देने से इनकार करते रहेंगे, उन्हें समानता नहीं देंगे, ये कहना है भीमराव अंबेडकर का। सो हाउ लॉन्ग शैल वी कंटिन्यू टू लीव दिस लाइफ ऑफ कंट्राडिक्शन? यही है वो कंट्राडिक्शन का लाइफ। मतलब एक तरफ इक्वलिटी की बात करते हैं, दूसरी तरफ हम कहते हैं कि समाज में और अर्थव्यवस्था में इक्वलिटी हो ही नहीं सकती। तो इसी कंट्राडिक्शन को भीमराव अंबेडकर इंडिकेट कर रहे हैं कि ये बिल्कुल कंट्राडिक्टरी लाइफ है। ये बहुत बड़ा मुश्किल घड़ी होगा भारत के लिए कि कैसे दोनों कंडीशन में अपने आप को एडजस्ट करता है। आगे कहते हैं कि हाउ लॉन्ग शैल वी कंटिन्यू टू डिनाई इक्वलिटी इन सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ? कहते हैं कि कब तक ये चलने वाला है, आखिर कब तक हम भारत के नागरिकों को सोशली और इकोनॉमिकली इक्वलिटी देने से डिनाई करते रहेंगे? एंड इफ वी कंटिन्यू टू डिनाई इट फॉर लॉन्ग वी विल डू सो ओनली बाय पुटिंग आवर पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इन पेरिल। ये कहते हैं कि अगर लंबे समय तक सामाजिक और आर्थिक समानता नहीं मिल रही है तो इसका मतलब है कि हम अपनी डेमोक्रेसी को खतरे में डाल रहे हैं, हम अपनी डेमोक्रेसी को खत्म करने की ओर ले जा रहे हैं। तो इस तरह से भीमराव अंबेडकर का जो तथ्य था वो बिल्कुल ही स्पष्ट है, बिल्कुल साफ है। ये हमेशा ही इक्वलिटी की बात करते हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि आजादी के साथ साथ हमें सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से इक्वलिटी हमें नहीं मिली। कारण भी है क्योंकि हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, हमारे सोशल स्ट्रक्चर हैं, हमारे इकोनॉमिक स्ट्रक्चर हैं, वो इस कंडीशन में नहीं है कि उन्हें इक्वलिटी प्रोवाइड किया जाए। हाँ, ये अलग बात है कि समय के साथ साथ जैसे हमारे देश का विकास होता जाएगा वैसे ये समानता आ सकती है, इसकी प्रोबेबिलिटी कुछ हद तक है। हालांकि वर्तमान समय को हम देखें तो इस समय हमारे देश में या पूरी दुनिया में जहां भी डेमोक्रेसी है वहां पर इकोनॉमिक डिस्पैरिटी बढ़ रही है। कुछ लोग हैं जो बहुत अमीर होते जा रहे हैं, जो अमीर हैं वो और अमीर होते जा रहे हैं, लेकिन एक बड़ी आबादी है जो गरीब है वो और गरीब होती जा रही है। तो जहां तक ये समानता होनी चाहिए, अमीरी और गरीबी के बीच का जो गैप है वो रिड्यूस होना चाहिए, लेकिन ये एक तरह से एक्सपैंड हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इसको लेकर के भीमराव अंबेडकर हमेशा ही ये चिंता किया करते थे और उन्होंने अपनी इस चिंता को अपने स्पीच में दे रखा है। अब हम बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू का क्या कहना था। जवाहरलाल नेहरू का भी स्पीच दिया हुआ है आपके टेक्स्ट बुक में। सो स्पीच ऑफ जवाहरलाल नेहरू टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जवाहरलाल नेहरू का जो स्पीच उन्होंने दिया था वो स्पीच आपके स्क्रीन पर यहाँ पर सामने है। तो आइए हम लोग समझते हैं कि उन्होंने अपने स्पीच में क्या कहा है। लॉन्ग ईयर्स अगो वी मेड अ ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। जवाहरलाल नेहरू ने जो स्पीच दिया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, वह स्पीच बहुत ही प्रसिद्ध है, बहुत ही पॉपुलर स्पीच है और इसको ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के नाम से जानते हैं, यानी नियति के साथ साक्षात्कार। यानी भारत के नियति, भारत की डेस्टिनी के साथ कैसे साक्षात्कार होता है, ये हेडिंग दिया है गया है इस स्पीच को। तो जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि बहुत साल पहले हमने भारत के
भारत के डेस्टिनी से ट्रिस्ट किया, यानी हमने नियति के साथ साक्षात्कार किया। एंड नाउ द टाइम कम्स विद वी शैल रिडीम आवर प्लेज। अब वो समय आ गया है कि हमने जो कस्में खाई थी, जो हमने प्लेज लिया था अपने देश के लिए, वो अब पूरा करें, उसको रिडीम करें। नॉट होली और इन फुल मेजर बट वेरी सब्सटेंशियली एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट आवर व्हेन वर्ल्ड स्लीप्स इंडिया विल अवेक ऑफ लाइफ एंड फ्रीडम। ये कहते हैं कि आज आधी रात को, मिडनाइट को, जब पूरी दुनिया सो रही है, जब पूरी दुनिया सो रही है, तो भारत जाग रहा है। यानी ये कहते हैं कि जब इंडिया विल अवेक, मतलब जब 1947 को जब हमें आजादी मिल रही है, तो आजादी के समय में जब पूरी दुनिया सो रही होगी, भारत के लोग जाग रहे होंगे। एट मोमेंट कम्स विच कम्स बट रेयरली इन द हिस्ट्री। आज जो मोमेंट हमारे पास आया है, यह मोमेंट रियली हिस्ट्री में शायद ही कभी आता है। when we step out from old to new and when an age ends and when the soul of the nation long suppressed finds utterance। यानी ये वो समय होता है जब लंबे समय से स्ट्रगल जिस उद्देश्य से की जाती है, उसका अंतिम समय आता है, और देश की जो आत्मा है, जो देश की आत्मा है, जिसको लंबे समय तक सप्रेस करके रखा गया होता है, अब उसको आजादी मिलती है। It is fitting that at this solemn moment we take place of dedication to the service of India। ये वो समय है कि हमें भारत के लोगों को सेवा देने का डेडिकेशन हमारे अंदर होनी चाहिए। हमें प्रतिज्ञा करनी चाहिए, हमें ओथ लेनी चाहिए कि हम सेवा करेंगे। एंड हर पीपल एंड टू स्टिल लार्ज कॉज ऑफ ह्यूमैनिटी। और मानवता के लिए हम ये आगे ऐसा करेंगे, मानवता के हित के लिए कार्य करेंगे। फ्रीडम एंड पावर ब्रिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी। जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि जब आज़ादी हमें मिलती है, तो आज़ादी के साथ साथ हमें रेस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है। फ्रीडम रेस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर के आता है। एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी रेस्ट अपॉन दिस असेंबली। और ये जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो किस पे है? असेंबली के ऊपर है। अ sovereign body representing the sovereign people of India। Before the birth of freedom, we have endured all the pains of labor। कहते हैं कि आजादी से पहले हम लोगों ने बहुत कष्ट झेले हैं। इसको लेबर पेन से कंपेयर किया गया है। तो हमने बहुत सारे परेशानियां झेली हुई हैं, लेकिन अब वो समय आ गया है कि उस सौरों का अब एंड होने वाला है। To memory with sorrow, some of those points continue even now, some of those pains continue now। यानी कुछ दर्द तकलीफें आज भी हैं। and nevertheless the past is over। खैर जो भी है, लेकिन जो अतीत था, अब वो अतीत अब ओवर हो चुका है। and future that wakens us now। यानी अब वो फ्यूचर, अब हमें वो घड़ी आ गई है जहां फ्यूचर हमें जगा रहा है, हमें बता रहा है कि भविष्य अब तुम्हारा है, भविष्य में तुम्हें देश के लिए बहुत कुछ करना है। That future is not one of ease and resting। कह रहे हैं जवाहरलाल नेहरू की भविष्य जो होने वाला है वो बहुत आराम और सुकून का नहीं होने वाला है, बल्कि of incessant striving so that we may fulfill the place we have often taken and one shall take today। जो हमने वादे पहले किए हैं कि भारत को एक मजबूत राष्ट्र बनाएंगे, यहाँ के लोगों के दुख दर्द को, तकलीफों को दूर करेंगे, उसके लिए काम करने का समय अब आ गया है। हमें उसके लिए स्ट्रगल करना होगा, यहाँ इनका कहना है। द सर्विस ऑफ इंडिया मीन्स, क्या मतलब है भारत की सेवा करने का? भारत की सेवा करने का मतलब है सर्विस ऑफ मिलियंस हु सफर। यानी उन लोगों की सेवा करना, उन लोगों की मदद करना जो हमारे देश में सफर कर रहे हैं, यानी जिन्हें तरह तरह की तकलीफें हैं, जिन्हें कभी भी वह मौका नहीं मिला जिसके वो अधिकारी रहे हुए हैं। लोगों के दुख दर्द को कम करना। इट मीन्स द एंडिंग ऑफ पॉवर्टी एंड इग्नोरेंस। जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि हमें पॉवर्टी को खत्म करना होगा, हमें अज्ञानता को खत्म करना होगा, हमें डिजीज को, इनइक्वालिटी हो
और इनइक्वालिटी इन अपॉर्चुनिटी, यानी हमें अवसर की समानता सबको देनी होगी। The ambition of the greatest man of our generation has been to wipe every tear from every eyes। यानी हमारा सपना क्या होगा कि हम अपने देश के लोगों के, हर एक व्यक्ति के जिन्होंने बहुत लंबे समय तक आंसू बहाए हैं, उनके आंसू को पोंछें। जो गरीब हैं उन्हें हम गरीबी से बाहर निकालें। And that may be beyond us, but as long there are tears and suffering, so long we will work will not be over। जब तक हमारे देश में रहने वाले लोगों के आंखों में आंसू हैं, जब तक एक व्यक्ति भी आंसू के साथ अगर है, तो हमारा काम पूरा नहीं होगा, हमें कंटिन्यूअस प्रयास करना होगा। यानी हम पूरे स्पीच को अगर नटसेल में कहें तो जवाहरलाल नेहरू का कहना था कि हमारे देश ने अब अंगड़ाई ले रखी है। लंबे दास्ता के बाद, लंबी परेशानी के बाद, लंबे स्ट्रगल के बाद आखिरकार हमें आज़ादी मिली है, लेकिन ये समय हमें जश्न मनाने का नहीं है, बल्कि हमें फ्यूचर को संवारने का है। और हम उन सभी लोगों के दुख तकलीफ को दूर करेंगे जो गरीबी में, जो दर्द में जीते रहे हैं। और जब तक गरीबी खत्म नहीं हो जाती, जब तक सभी को अधिकार नहीं मिल जाता, जब तक सभी के जीवन में खुशहाली नहीं आ जाती, तब तक ये स्ट्रगल कंटिन्यू चलता रहेगा। तो बड़े अच्छे विचार यहाँ पर हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने दिए हुए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज के विचारों को हमने पढ़ा, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके सभी लोगों के विचारों को यहाँ डिस्कस नहीं किया जा सकता, क्योंकि बुक का अपना एक लिमिट होता है, चैप्टर की लिमिट होती है, चैप्टर को बहुत लंबा नहीं किया जा सकता। फिर भी देख लेते हैं उन सभी लोगों को जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। ऐसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने में 299 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया था? 299। तो सबके नाम तो यहाँ नहीं ले सकते हैं, लेकिन कुछ के नाम आपके टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं, और जो ये दर्शाता है कि किस तरह से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डाइवर्सिटी को इंक्लूड किया गया था। यहाँ जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर है बलदेव सिंह जी का। 1901 to 1961 लाइफ स्पेन रहा है, एंड ही वाज फ्रॉम हरियाणा से थे। अ सक्सेसफुल इंटरप्रेन्योर, इनका पेशा क्या था? ही वाज इंटरप्रेन्योर कहते हैं फैक्ट्रियों के मालिक को, यानी जिनका अपना इंडस्ट्री हो। एंड लीडर ऑफ पैंथिक अकाली पार्टी के लीडर हुआ करते थे, एंड पंजाब असेंबली से बिलोंग करते थे। और नॉमिनी ऑफ कांग्रेस इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कांग्रेस के नॉमिनी, आपको एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कांग्रेस के तरफ से एक महत्वपूर्ण पर्सनालिटी थे। लेटर डिफेंस मिनिस्टर इन यूनियन कैबिनेट, बाद में यूनियन कैबिनेट में ये डिफेंस मिनिस्टर बने। इसके बाद नेक्स्ट जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर है कन्हैया लाल मानिकलाल मुंशी की। ये 1887 से 1971 इनका लाइफ स्पेन रहा है। गुजरात से ये बिलोंग करते हैं। एडवोकेट थे, हिस्टोरियन थे, और लिंग्विस्टिक यानी भाषाई डाइवर्सिटी को भी यहाँ लिया गया है। ऑक्यूपेशनल डाइवर्सिटी भी आप देख रहे हैं, एक व्यक्ति जहाँ पर इंटरप्रेन्योर है, वहीं दूसरा व्यक्ति एडवोकेट है। कोशिश की गई थी ना कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हर तबके के लोग, हर प्रकार के लोग इसमें शामिल हों। कांग्रेस लीडर हुआ करते थे, गांधीयन फिलॉसफी रखते थे, एंड लेटर ही बिकेम द मिनिस्टर इन यूनियन कैबिनेट में ये मिनिस्टर बनते हैं। एंड फाउंडर ऑफ स्वतंत्र पार्टी के ये फाउंडर थे। तो कन्हैया लाल मानिकलाल मुंशी जी। नेक्स्ट भीमराव रामजी अंबेडकर, इनके बारे में हम लोग तो बहुत डिस्कस कर चुके हैं। 1891 बर्थ ईयर था, 1956 तक ये सर्वाइव करते हैं। मध्य प्रदेश से बिलोंग करते थे भीमराव अंबेडकर जी। चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी आप पढ़ चुके हैं। इसके अलावा सोशल रेवोल्यूशनरी थिंकर, एजिटेटर अगेंस्ट कास्ट डिविजन्स, जातिवाद कास्टिज्म के खिलाफ काम करते थे। कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटीज के ऊपर इनका विशेष ध्यान था।
लेटर लॉ मिनिस्टर इन द फर्स्ट कैबिनेट। जब सरकार हमारी बनी तो सबसे पहले लॉ मिनिस्टर के रूप में भीमराव अंबेडकर को जगह मिली हमारे कैबिनेट में ऑफ द पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया, आजादी के बाद, एंड फाउंडर ऑफ रिपब्लिकन पार्टी इन इंडिया। इन्होंने एक पार्टी बनाई थी, पार्टी का नाम है रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। जो तस्वीर आप देख रहे हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी 1901 टू 1953 यानी 52 ईयर्स इनका लाइफ स्पेन रहा है। एंड कहाँ से थे? ही वॉज फ्रॉम वेस्ट बंगाल एंड मिनिस्टर फॉर लैंड इंडस्ट्री एंड सप्लाई इन द इंटरिम गवर्नमेंट में इनको स्थान मिला था। एजुकेशनिस्ट एंड लॉयर थे, शिक्षाविद थे और लॉयर थे। एक्टिव इन हिंदू महासभा के एक्टिव मेंबर हुआ करते थे। एंड लेटर फाउंडर प्रेसिडेंट ऑफ भारतीय जनसंघ। आज जो बीजेपी हम लोग देखते हैं, ये जो बीजेपी आज रूल कर रही है ना, ये बीजेपी एग्जिस्टेंस में आई 1980 में। इसके पहले जनसंघ हुआ करता था, जनसंघ से ही भारतीय जनता पार्टी बनी हुई है और जनसंघ के संस्थापक थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। 1951 में जनसंघ एग्जिस्टेंस में आया हुआ था। तो एक महत्वपूर्ण चेहरा रहे हैं ये, हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के महत्वपूर्ण मेंबर्स में से हैं। नेक्स्ट है जवाहरलाल नेहरू, जिनके बारे में आप डिटेल्स में जान चुके हैं। 1889 में इनका बर्थ होता है, 1964 तक सर्वाइव करते हैं। उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट, जब इंटरिम गवर्नमेंट थी तो ये प्राइम मिनिस्टर बने हुए थे, यानी पहले भारत के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। इंटरिम गवर्नमेंट का मतलब होता है ना, जनता के चुनाव करने से पहले और आजादी के बीच में जो सरकार एग्जिस्टेंस में रहती है उसको कहते हैं इंटरिम गवर्नमेंट। तो ये इंटरिम गवर्नमेंट के रूप में प्राइम मिनिस्टर के रूप में जवाहरलाल नेहरू ने पद ग्रहण किया। ये लॉयर भी थे और कांग्रेस के लीडर थे। एंड एडवोकेट ऑफ सोशलिज्म को सपोर्ट करते थे, डेमोक्रेसी, एंटी इंपेरियलिज्म, दैट्स ऑल। एंड फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ओवरऑल सबसे महत्वपूर्ण ये है कि भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर के रूप में इन्होंने हमारे देश की कमान संभाली थी। इसके बाद सरोजिनी नायडू, जो तस्वीर आपके सामने है, सरोजिनी नायडू 1879 टू 1949। शी वाज फ्रॉम आंध्र प्रदेश से थी। सरोजिनी नायडू पोएट थी, राइटर थी, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थी एंड अमंग द फॉरमोस्ट वुमेन, महिलाओं में एक प्रमुख चेहरा सरोजिनी नायडू। लीडर इन द कांग्रेस के लीडर थी और बाद में उत्तर प्रदेश के गवर्नर के रूप में इन्होंने काम किया। सोमनाथ लहिरी 1901 टू 1984 कहाँ से बिलोंग करते हैं? ही वॉज फ्रॉम वेस्ट बंगाल। ही वॉज राइटर, एडिटर एंड लीडर ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर थे लहिरी जी। एंड लेटर मेंबर ऑफ वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली के ये मेंबर भी रहे। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज जिनका कंट्रीब्यूशन हमेशा ही याद किया जाएगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग में। अब हम बात करते हैं प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, जो एक गाइडिंग वैल्यू रहा है, गाइडिंग पॉलिसी रही है, वो हमारा प्रीएम्बल है। सबसे पहले ये समझते हैं प्रीएम्बल होता क्या है। तो देखिए, किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन का जो स्टार्टिंग इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट होता है वो प्रीएम्बल ही होता है। An introductory statement in a constitution which states the reasons and guiding values of the constitution is called constitution। यानी कॉन्स्टिट्यूशन में जो मुख्य रूप से रीजन और गाइडिंग वैल्यूज को बताने वाला जो पेज होता है, जो इंट्रोडक्टरी पेज होता है, उसी को हम प्रीएम्बल कहते हैं। यानी प्रीएम्बल इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट होता है और ये बताता है कि किस आधार पर कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जाने वाला है।
उसके मूल मंत्र क्या होंगे, उनकी मेन फिलॉसफी क्या होगी। टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम अमेरिकन मॉडल, most of the country in the contemporary world have chosen to begin their constitution with preamble। आपके मन में आया होगा कि प्रीएम्बल आखिर लिया कहां से गया है, कहां से आया है। तो देखिए, अमेरिकन मॉडल, अमेरिका की कॉन्स्टिट्यूशन में प्रीएम्बल सबसे पहले दिया गया है और इस मॉडल को दुनिया के अधिकांश देशों ने अपनाया हुआ है। भारत के संविधान में भी प्रीएम्बल को सबसे पहले स्पेस दिया गया है। अब प्रीएम्बल क्या कहता है, लेट अस सी। Values that inspired and guided the freedom struggle are embedded in the preamble of Indian Constitution, guide all the article of Indian Constitution। वैल्यूज, जिन वैल्यूज पर आधारित हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है, उन सारे वैल्यूज को कहां दिए गए हैं, तो प्रीएम्बल में। ये वैल्यूज हमें इंस्पायर करते हैं, गाइड करते हैं कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन कैसे ड्राफ्ट करनी है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक एक आर्टिकल प्रीएम्बल से गाइडेड है। द कॉन्स्टिट्यूशन बिगिंस विद शॉर्ट स्टेटमेंट ऑफ इट्स बेसिक वैल्यूज। इसमें क्या है, प्रीएम्बल में एक शॉर्ट स्टेटमेंट दिया हुआ है और ये बेसिक वैल्यू को इंक्लूड करता है। आप जितने यहाँ पर डार्क वर्ड देख रहे हैं, जितने वर्ड, ये सभी वो इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं जो गाइड करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग को। It contains the philosophy on which entire constitution has been written। यानी कॉन्स्टिट्यूशन की जो सारी फिलॉसफी है वो सब कुछ आधारित है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए इन फिलॉसफी पर, इन वैल्यूज पर। So preamble is a standard to examine and evaluate any law and action of government to find out whether it is good or bad। संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी लॉ अगर लिखा जाता है तो उसे ये जानने के लिए कि यह सही है या सही नहीं है, ये गुड है या बैड है, इसको जांच करने का बेहतर तरीका है प्रीएम्बल। यानी प्रीएम्बल जो है वो आपको मूल जो फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का उसको एक्सप्लेन करता है और संविधान के अंदर कुछ भी लिखा जाएगा तो प्रीएम्बल में दिए गए जो बेसिक टर्म्स है इसके अंदर ही वो आएगा। तो प्रीएम्बल को सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा किसको कहते हैं, प्रीएम्बल को कहा जाता है। अब प्रीएम्बल को ध्यान से देखिए और इसको हम लोग समझ लेते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, प्रीएम्बल। वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा जो स्टेटमेंट यहां दिया गया है वे क्या कह रहे हैं, वे अपने आप को 299 पीपल नहीं बता रहे हैं, वे कह रहे हैं कि हम भारत के लोग, बिकॉज दे वर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया, भारत के रिप्रेजेंटेटिव थे, इसलिए ये क्या कहते हैं कि हम भारत के लोग हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure all its citizens। यानी भारत को कैसा बनाना चाहते हैं, तो भारत को ये बनाना चाहते हैं सॉवरन। सॉवरन का मतलब होता है फ्री फ्रॉम आउटसाइड डोमिनेशन, यानी भारत अब किसी के अधीन नहीं रहेगा। सोशलिस्ट होगा, यानी हम समाजवादी होंगे, समाज के सभी लोगों को साथ में लेकर के चलेंगे। सेक्युलर का मतलब होता है, सेक्युलर का मतलब होता है सभी धर्मों को एक समान महत्व देना। तो हमारे देश में सभी धर्म एक बराबर होंगे, यानी हमारा देश धर्म निरपेक्ष होगा। डेमोक्रेटिक यानी जनतांत्रिक होगा, जनता का शासन यहाँ होगा। रिपब्लिक यानी जनता के बनाए हुए कानून ही यहाँ पर चलेंगे। इसके साथ साथ लोगों को बहुत सारे राइट्स हम प्रोवाइड करेंगे। ये पीपल ऑफ इंडिया के रूप में हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लोग कहते हैं क्या क्या सिटीजन्स को राइट मिलने वाला है, तो जस्टिस मिलने वाला है। जस्टिस किसी का, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस, यानी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय देंगे। लिबर्टी यानी आजादी,
लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। हम सबको आज़ादी होगी कि हम अपने थॉट रख सकते हैं, हम अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति कर सकते हैं, हमारे बिलीफ, हमारी मान्यताएं अलग हो सकती हैं, हम जिसमें विश्वास रखते हैं उसकी पूजा कर सकते हैं, उसकी वर्शिप कर सकते हैं। यानी धार्मिक स्वतंत्रता यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। इसके अलावा इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, भारत के जितने नागरिक हैं उन सब का स्टेटस समान होगा, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं होगा, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। एंड टू प्रमोट अमॉन्ग देम, उन सब में कोशिश की जाएगी कि फ्रेटर्निटी हो, आपसी भाईचारा हो, लोग मिलजुल करके रहें। अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, हर एक व्यक्ति का आत्म स्वाभिमान हो, हर व्यक्ति को शान के साथ, स्वाभिमान के साथ, प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार होगा। एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, और हमेशा ही कोशिश की जाएगी कि देश में यूनिटी बनी रहे और आपसी भाईचारा, इंटीग्रिटी, अखंडता इसकी बरकरार रहे। सो इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26th डे, क्योंकि 26 तारीख को ये लागू हुआ था, तो 26 डे ऑफ नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949, ये वो दिन है जब कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट किया गया। टू हियर बाई एडॉप्ट, इनैक्ट एंड गिव टू आवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन, यानी इस संविधान को हम लोग अंगीकृत करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं और अपने आप को देते हैं। यानी भारत के लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और खुद को वो दे रहे हैं इस कॉन्स्टिट्यूशन को। किस दिन? 26 नवंबर 1949 को। यानी अगर हम इस पेज को अच्छी तरह से समझें तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो कुछ भी कहता है वो सब कुछ इस प्रीएम्बल में समाहित है। ये प्रीएम्बल वो पूरा आउटलाइन हमें प्रोवाइड करता है जिसके आधार पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग की गई है। अब थोड़ा जान लेते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज कैसा है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एट प्रेजेंट वर्तमान में 448 आर्टिकल्स हैं। कितने आर्टिकल्स हैं? 448। लेकिन ओरिजिनली ये आर्टिकल 395 था। शुरू में जब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था तो उस समय टोटल जो संख्या हुआ करती थी वो थी 395। 25 पार्ट्स, ओरिजिनली 22, यानी इसके जो भाग हैं, जो पार्ट्स हैं, वो 25 पार्ट्स अभी एग्जिस्ट कर रहे हैं। ओरिजिनली केवल इसमें 22 पार्ट्स ही हुआ करते थे। इसके अलावा 12 शेड्यूल्स हैं। बहुत सारी चीज़ों को, जैसे लैंग्वेज का ही एक शेड्यूल है, तो कई ऐसे शेड्यूल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं। तो इनकी संख्या टोटल कितनी है? तो 12। और अमेंडमेंट, यानी भारत के संविधान में कितने बार अमेंडमेंट हुआ है, सुधार हुआ है, बदलाव हुआ है, तो अब तक टोटल 106, यानी 106, 106, टोटल 106 अमेंडमेंट हो चुका है। 106 अमेंडमेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 2023 तक हो चुका है। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, आपको जरूर जानना चाहिए। अब हम बात करते हैं इंस्टीट्यूशनल डिजाइन की। इंस्टीट्यूशनल डिजाइन मतलब हमारे देश में बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन को सही ढंग से लागू करने के लिए बनाई गई हैं। यानी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो हमें अधिकार देता है और जिस तरीके से हमारे गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर को सुनिश्चित करता है, उसे धरातल पर लागू करने के लिए इंस्टीट्यूशन की आवश्यकता होती है। सो कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी लॉन्ग एंड डिटेल्ड डॉक्यूमेंट। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत डिटेल्ड है, लॉन्ग है। वैल्यूज एंड फिलॉसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आर एम्बेडेड इन इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट। तो जो वैल्यूज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हैं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो कुछ कहता है, उन सब को इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट में इसे स्थापित कर दिया गया है। मतलब संविधान अगर कहता है इलेक्शन होगा तो हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बनाया है। संविधान कहता है कि हमारे देश में प्रधानमंत्री होंगे, राष्ट्रपति होंगे, तो उनके लिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर और जो कुछ भी रिक्वायरमेंट्स है उसे हमने दिया हुआ है।
तो कुल मिलाकर के इसे कहेंगे इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट। सो इट शुड बी इन अकॉर्डेंस विद द पीपल्स एस्पिरेशन एंड चेंजेस इन सोसाइटी। एस्पिरेशन एंड चेंजेस। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जान रहे हैं कि हमारे देश की आज़ादी मोर देन 70 ईयर्स पहले की है। समय के साथ बदलाव होता है, टेक्नोलॉजी बदलती है, लोगों का जीवन स्तर बदलता है, लोगों की सोच बदलती है, यानी बदलाव होता है। बदलाव के साथ साथ अगर कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव न हो तो वह कॉन्स्टिट्यूशन एक समय आता है कि आउटडेटेड हो जाता है, यानी उसको कोई पसंद नहीं करते हैं। इस कंडीशन में यह आवश्यक है कि कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरे, यानी जिस तरीके का संविधान लोग चाहते हैं वो वैसा रहे। और ये तभी होगा जब टाइम टू टाइम उसमें चेंजेस लाया जाए, उसमें बदलाव लाया जाए। Therefore, it needs to be amended। यही वजह है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने योग्य बनाया गया है और ये अमेंड किया जाता है। इसके पहले हमने पिछले ही स्लाइड में हमने देखा था कि 106 अमेंडमेंट अब तक हो चुके हैं। तो इंडिया में अमेंडमेंट होता रहता है और आप कह सकते हैं कि एवरेज 2 बार, हर साल तो 2 बार अमेंडमेंट हो ही जाता है। एक बहुत बड़ी संख्या हुई है अमेंडमेंट की और ये अच्छी बात है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारे नीड के अनुसार रहे तो ये बहुत ही अच्छा होगा और इसीलिए ऐसा किया भी जाता है। The Constituent Assembly made provisions in incorporate changes from time to time। समझ गए हैं आप? समय के साथ साथ जो बदलाव होता है उसको हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स ने महसूस किया, इसीलिए ऐसा प्रोविजन डाला। सो दीज चेंजेस आर कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। जो कुछ भी बदलाव होता है उसको हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। एग्जाम में आ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? तो आप लिखेंगे कि इम्प्रूवमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन in which changing or bringing new laws or removing existing laws, that all comprises constitutional amendment। ये सब constitutional amendment के अंतर्गत आते हैं। The constitution describes institutional arrangement in very legal language। हमारे constitution में जो बदलाव करने की बातें की गई हैं या जो भी हमारा पूरा constitution है जिस तरीके से लिखा गया है उसकी भाषा थोड़ी सी कठिन है क्योंकि ये लीगल लैंग्वेज में लिखा गया है। इस लैंग्वेज में लीगल कानून का अपना एक अलग लैंग्वेज भी होता है, कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं, इसकी अपनी खास मीनिंग होती है। तो अगर आप इस कॉन्स्टिट्यूशन को एक बार में पढ़ेंगे ना, फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे, तो हो सकता है कि आपको सारी बातें पूरी तरह से समझ में न आए। लेकिन हाँ, ऐसा भी नहीं है कि आप पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आए। मेन जो थीम है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो तो आपको बिल्कुल ही समझ में आ जाने वाला है अगर आप एक बार भी इसको पढ़ते हैं। तो द बेसिक इंस्टीट्यूशनल डिजाइन जो है that is not very difficult to understand। इसको आसानी से समझा जा सकता है। Like other constitution, Indian constitution lays down procedure for choosing person to government। जनता चुनाव कैसे करेगी गवर्नमेंट का, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। It defines who will have how much power। किसके पास कितना पावर होगा। गवर्नमेंट में जितने अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं उन सबके क्या पावर होंगे, किस तरह के वे डिसीजन लेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी मेंशन्ड है। एंड इट पुट्स लिमिट टू व्हाट गवर्नमेंट कैन डू बाय प्रोवाइडिंग सम राइट्स टू द सिटीजन। गवर्नमेंट क्या कर सकती है ये दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन एट द सेम टाइम जनता को राइट भी दिया गया है। हमें आपको राइट्स देता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन और वो बताता है कि सरकार क्या नहीं कर सकती, यानी सरकार के पावर को भी लिमिट में रखती है। The remain in 3 chapter in this book are about these 3 aspects of working of Indian Constitution। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे वर्क करता है, कैसे ये संस्थाएं फंक्शन करती हैं। तो जो आगे के चैप्टर्स हैं उनमें हम लोग उन सारी संस्थाओं के फंक्शन को बेहतर ढंग से समझने की कोशिश करेंगे, हमें उसमें समझना है। We shall look at some key constitutional provision in each chapter। हमें आगे के हर चैप्टर में कॉन्स्टिट्यूशन के की प्रोविजन के बारे में पढ़ने हैं एंड अंडरस्टैंड हाउ दे वर्क इन डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, और वो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में कैसे काम करते हैं ये सभी हमें जानकारी मिलेगा। एक्चुअली क्लास 9 और 10
तो दोनों ही क्लास में, 9th क्लास में, 10th क्लास में जो हमारी जर्नी है सिविक्स की, उन सब में डेमोक्रेसी बेस्ड, डेमोक्रेसी से संबंधित ही सारे कंटेंट दिए गए हैं। और डेमोक्रेसी का जितना भी स्ट्रक्चर होता है वो सब आधारित है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पर। तो कुल मिलाकर के डेमोक्रेसी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, इन्हीं चीजों को हम लोग को दोनों ही क्लास में पढ़ने हैं। तो आगे चूंकि ये सेकंड चैप्टर है, 3 और चैप्टर आगे आपको पढ़ने हैं, तो उसमें हम लोग इन सभी इंस्टीट्यूशनल सेटअप को पढ़ेंगे, किसके क्या अधिकार हैं, क्या राइट्स हैं और किनके क्या लिमिट्स हैं, ये हम लोग इसमें जानेंगे। तो इस तरीके से ये था चैप्टर आपका कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। आई होप कि आपने सारे टॉपिक्स को बेहतर ढंग से समझ लिया है। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा हो, आप एक बार 2 बार करके वीडियो को देखें। इससे चूंकि ये सेव रहता है तो आप इसको बार बार देख सकते हैं, ताकि आपके प्रॉब्लम्स कम से कम रहें। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो लाइसमिथ के चैट सेक्शन में डालकर आप अपने क्वेश्चन को वहां डाल सकते हैं। आपके हर एक क्वेश्चन का रिप्लाई आपको दिया जाएगा। तो आज का क्लास हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। तो मन से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू वेरी मच एंड कीप स्टडिंग।